हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC01 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। देखिए, इस चैप्टर में हम लाइफ इंश्योरेंस के जो वेरियस प्रोडक्ट्स रहते हैं, जिनमें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी हैं और नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी हैं, उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम एन्युटीज, जिसे कि हम सिंपल भाषा में पेंशन कह सकते हैं, मीन्स पेंशन प्लान्स के बारे में जानेंगे और ग्रुप पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो इंश्योरेंस है ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक आ जाती है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम जीवन बीमा कहते हैं और नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसे कि जनरल इंश्योरेंस भी कहा जाता है या फिर साधारण बीमा कहते हैं। इसमें मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इस प्रकार की अलग अलग तरह की इंश्योरेंस आ जाती हैं। सबसे पहले हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में है। देखिए, जो लाइफ इंश्योरेंस का मेन मोटिव होता है ना, वो होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर जो सबसे अधिक खतरा बना रहता है उससे कवरेज प्रोवाइड करना। देखिए, हम सभी के जीवन पर जो खतरा है वो क्या है? मृत्यु का खतरा, एक्सीडेंट का खतरा। तो उससे बचने के लिए, हम बचने के लिए तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि अगर जब मुसीबत आ जाए तो उससे जो कवरेज मिलेगी ना, वो हमें कौन देगा? लाइफ इंश्योरेंस देगा। मीन्स अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाद हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका क्लेम हमारे परिवार को मिल जाएगा, है ना? तो मेन मोटिव जो है लाइफ इंश्योरेंस का वो क्या है? मुसीबत के वक्त सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि देखिए, हमारी लाइफ पर दो रिस्क हैं जो ज्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। क्या है ये दोनों रिस्क? एक तो है डाइंग टू अर्ली, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब कम उम्र में हो जाती है, तो क्योंकि कम उम्र में क्या है कि उसका परिवार उस पर डिपेंडेंट है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और जो दूसरा रिस्क है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो है बहुत लंबा जीवन जीना। क्योंकि अगर हम बहुत लंबा जीवन जिएंगे तो क्या होगा? हम औरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में जो दो बड़े रिस्क हैं वो क्या हैं? एक तो डाइंग टू अर्ली एंड लिविंग टू लॉन्ग। ये दोनों ही रिस्क बहुत बड़े हैं और इन दोनों ही रिस्क से कवरेज प्रोवाइड करने का जो सबसे अच्छा साधन है वो है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा। चलिए, अब हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। तो जो प्रोडक्ट ये ऑफर करती हैं उनमें जो दो बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? तो वो एलिमेंट्स हैं, एक तो होता है डेथ बेनिफिट और दूसरा होता है सर्वाइवल बेनिफिट। देखिए, डेथ बेनिफिट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने अपना बीमा करवाया है उसकी मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को, जो उस पर डिपेंडेंट है, उनको क्या मिलेगा? क्लेम के रूप में एक राशि मिल जाती है जिससे कि वो अपना जीवन जो है वो नॉर्मली जी सकते हैं। तो ऐसे बेनिफिट को डेथ बेनिफिट कहा जाता है। देखिए, अब यहाँ पर डेफिनेशन भी कह रही है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज डेथ कवर। इट इज पेएबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। यानी कि इसे डेथ कवर भी कहा जाता है। और अगर जो इंश्योर्ड व्यक्ति है जिसने अपनी बीमा करवाया था, अपनी पॉलिसी करवाई हुई थी, वो पॉलिसी टर्म के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट जो है वो दे दिया जाता है। इसे डेथ क्लेम भी कहते हैं। और दूसरा जो एलिमेंट रहता है लाइफ इंश्योरेंस में वो क्या है? उसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं और इसे मेच्योरिटी बेनिफिट भी कहा जाता है। अब देखिए, ये क्या है? ये सेविंग पक्का पार्ट आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस में। मतलब जो व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस करवाई है, वो पूरे पॉलिसी टेन्योर के दौरान सरवाइव करता है, अच्छा जीवित रहता है, मतलब अपना जीवन पूर्ण रूप से जीवन जीता है वो, है ना? तो उससे उसे उसकी जब पॉलिसी मेच्योर हो जाती है तो उसे क्या मिलता है? सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ना दो मेन बेनिफिट रहते हैं। एक होता है डेथ बेनिफिट और दूसरा होता है सर्वाइवल बेनिफिट। डेथ बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान
इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा वो हो गया डेथ बेनिफिट। और अगर वो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस करवाई है वो ठीक ठाक रहता है पूरे टेन्योर के दौरान, तो पॉलिसी कंप्लीट हो जाने पर जो उसे पैसा मिलता है उसे सर्वाइवल बेनिफिट या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट कहते हैं, या फिर ये उस पॉलिसी का सेविंग कंपोनेंट भी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस के प्लान हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ये है टर्म इंश्योरेंस प्लान, या फिर इसे हम टर्म अश्योरेंस प्लान भी कह देते हैं, और दूसरे आ जाते हैं प्योर एंडोमेंट प्लान्स। देखिए जो टर्म इंश्योरेंस या फिर टर्म अश्योरेंस प्लान होते हैं ना, ये ऐसे प्लान्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है। इन प्लान्स में मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस प्लान अपने लिए खरीदता है, तो जितने समय के लिए उसने वो प्लान लिया, मान लीजिए कि उसने वो 10 साल के लिए प्लान ले लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि 20 साल के लिए उसने प्लान ले लिया। अब 20 साल के दौरान उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। पर अगर 20 साल वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक रहता है और उसकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, तो उस व्यक्ति को कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता है, और ऐसे प्लान्स को टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में क्या हुआ कि टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे प्लान्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है, मेच्योरिटी या फिर सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता है। या आप सिंपली समझ लें कि इनमें कोई भी सेविंग पार्ट नहीं होता है, किनमें, टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में। तो इसलिए क्योंकि इनमें देखिए एक ही बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए जो ये प्लान्स रहते हैं ना टर्म, ये प्लान्स एज कंपेयर टू एंडोमेंट प्लान सस्ते होते हैं। देखो सीधी सी बात है, जिसमें दो बेनिफिट मिलेंगे वो महंगा होगा, जिसमें सिर्फ एक ही बेनिफिट मिल रहा है वो होगा सस्ता एज कंपेयर टू एंडोमेंट प्लान। जबकि जो एंडोमेंट प्लान्स रहते हैं इनमें दोनों बेनिफिट मिलते हैं। दोनों कौन से? डेथ बेनिफिट भी और सर्वाइवल बेनिफिट भी। अर्थात कि अगर जिस व्यक्ति ने पॉलिसी करवाई है, पॉलिसी टर्म के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर वो व्यक्ति ठीक ठाक रहता है, पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, तो उसको मेच्योरिटी बेनिफिट या फिर सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसे प्लान्स को एंडोमेंट प्लान्स कहते हैं। अब देखिए ये जो एंडोमेंट प्लान्स है ना, इनमें क्योंकि दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं तो ये एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस प्लान महंगे होते हैं। और यहाँ पर मैं एक और खास बात आपको बताना चाहूंगी कि हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हैं, पर लोन हम सिर्फ उसी इंश्योरेंस पॉलिसी पर ले सकते हैं जिसमें कोई सेविंग पार्ट है। तो अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर है आपके पास तो आप उस पर लोन ले सकते हो, क्योंकि उसमें कोई सेविंग पार्ट नहीं है। जबकि अगर आपने एंडोमेंट प्लान खरीदा हुआ है तो उस पर आप लोन ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एंडोमेंट प्लान्स में कौन कौन से प्लान्स नीचे दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी और एंडोमेंट अश्योरेंस पॉलिसी। देखिए जो इनमें मनी बैक पॉलिसी है ना, इसे प्योर एंडोमेंट प्लान कहा जाता है, क्योंकि देखिए एंडोमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? एंडोमेंट शब्द का अर्थ होता है बंदोबस्त। तो मनी बैक पॉलिसी को अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्योर एंडोमेंट प्लान कौन सा है, तो उसका एग्जांपल आप देंगे मनी बैक पॉलिसी। क्योंकि देखिए मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, इसमें पॉलिसी करवाने के 5-5 साल बाद हमें मनी बैक मिलता रहता है, और जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है तब मेच्योरिटी भी मिलती है। मतलब हमारे जीवन के दौरान की जो जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा किया जाता है, और एंड में जो हमें अपने लिए चाहिए वो भी हमें एज मेच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। तो प्योर एंडोमेंट प्लान का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है मनी बैक पॉलिसी। अब यहाँ पर होल लाइफ पॉलिसी के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए होल लाइफ पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो पूरा जीवन चलती है, नाम से ही पता चल रहा है होल लाइफ पॉलिसी। और जो एंडोमेंट अश्योरेंस पॉलिसीज आ जाती हैं, ये भी इसी प्रकार की पॉलिसी है जिसमें दोनों बेनिफिट दिए गए हैं, डेथ बेनिफिट भी और सर्वाइवल बेनिफिट भी। अब देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आपको ट्रेडिशनल प्लान्स के बारे में बताया गया है। देखिए ट्रेडिशनल प्लान क्या होते हैं, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिशनल प्लान्स ऐसे प्लान्स रहते हैं जिनमें आ जाते हैं हमारे एंडोमेंट प्लान्स भी और टर्म इंश्योरेंस प्लान्स भी। ये सारे के सारे मतलब जो दोनों है ना, टर्म इंश्योरेंस
और एंडोमेंट, ये दोनों ही कैटेगरीज जो है ये ट्रेडिशनल प्लान्स कहलाती हैं। देखिए ट्रेडिशनल शब्द का मतलब होता है पारंपरिक, जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। तो ऐसे प्लान्स को ट्रेडिशनल प्लान्स कहा जाता है। तो इनमें फीचर्स जो दिए गए हैं वो क्या हैं? देखिए इसमें लाइफ इंश्योर्ड होगा, मिनिमम या फिर मैक्सिमम सम अश्योर्ड हो सकता है, मतलब जो फीचर्स में आएगा। सम अश्योर्ड पेमेंट, एंट्री एज, मिनिमम प्रीमियम, प्लान टेन्योर, प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन और राइडर्स, ये सारे जो है ट्रेडिशनल प्लान्स के फीचर्स रहते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है टर्म अश्योरेंस प्लान की। देखिए जैसे कि अभी हमने बात की, टर्म प्लान्स कौन से प्लान्स रहते हैं? ये ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलेगा, या आप कह सकते हो कि डेथ कवर मिलेगा। तो इन्हें टर्म अश्योरेंस प्लान भी कहा जाता है, और कई जगह पे टर्म इंश्योरेंस प्लान भी लिखा होगा, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बताया गया है प्योर एंडोमेंट प्लान के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्योर एंडोमेंट प्लान कौन से हैं? जिनमें डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट दोनों रहेंगे, उन्हें प्योर एंडोमेंट प्लान कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी, जैसे कि हमने बात की कि इसमें टर्म के दौरान भी हमें मनी बैक के रूप में पैसा मिलता रहता है, और टर्म कंप्लीट हो जाने पर मेच्योरिटी भी मिलती है। होल लाइफ पॉलिसी, जैसा कि नाम है, ऐसा इंश्योरेंस प्लान जो कि पूरा जीवन चलेगा। पूरा जीवन मीन्स जब तक व्यक्ति की आयु 100 साल की है तब तक ये प्लान चलता रहता है, तो इसलिए इसे होल लाइफ पॉलिसी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है। दिस पॉलिसी कैन एक्सटेंड इवन अप टू द एज ऑफ 100 ईयर्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। अर्थात ये प्लान कब तक चलेगा? इंश्योर्ड व्यक्ति के 100 साल तक की आयु तक ये प्लान चलता है, या फिर जब तक उसकी डेथ नहीं होती है। अंडर दिस पॉलिसी सम अश्योर्ड इज पेड ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर वेन एवर इट हैपन्स। मतलब कि देखिए इस प्लान में क्या रहता है कि जब मेच्योरिटी आती है तो जिस व्यक्ति का ने ये प्लान लिया है उसे एक तो मेच्योरिटी मिल जाएगी, पर उसके बाद भी ये प्लान चलता रहता है, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है पॉलिसी होल्डर की, तब एक और सम अश्योर्ड जो है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। और यूएस और कनाडा में होल लाइफ प्लान्स को परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स की। तो देखिए नॉन ट्रेडिशनल को हम गैर पारंपरिक प्लान भी कह सकते हैं, या नए जमाने के प्लान भी आप कह सकते हो। क्योंकि ट्रेडिशनल प्लान्स जो हम जिनके बारे में अभी हमने बात की, उनमें क्या थे? उनमें हमारे टर्म इंश्योरेंस आ जाती है और हमारे एंडोमेंट प्लान्स आ जाते हैं। पर जो आजकल के यंगस्टर लोग हैं वो चाहते हैं कि पैसा जो है वो जल्दी ग्रो हो, तो उन लोगों के लिए जो प्लान्स हैं वो है नॉन ट्रेडिशनल, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मतलब आप इन्हें यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कह सकते हो, और शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें यूलिप भी कहते हैं। और इसके बारे में क्या बताया गया है कि दीज आर द इंश्योरेंस प्लान विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये एक ऐसे प्लान्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दोनों का फायदा मिल जाता है। नॉन ट्रेडिशनल हम इन्हें कहते हैं। ULIP can be ideal investment vehicle for the people who are looking for the triple benefits। तो देखिए ULIP किन लोगों के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट का व्हीकल माना जा सकता है? जो लोग इंश्योरेंस प्रोटेक्शन चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इनकम टैक्स बेनिफिट भी चाहते हैं, तो वो लोग अपने लिए ULIP प्लान्स जो है वो खरीद सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें बताया गया है कि यूलिप का जो प्रीमियम रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम यूलिप प्लान खरीदते हैं और उसका जो हम प्रीमियम भरते हैं, तो वो जो प्रीमियम है उसमें ना 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। उसमें क्या है, एक तो भाग चला जाता है उसका एक्सपेंसेस, मतलब जो कंपनी के खर्चे होंगे। देन दूसरा जो पार्ट है वो हो जाता है मोर्टेलिटी चार्जेस, मतलब जिस व्यक्ति ने प्लान खरीदा है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मोर्टेलिटी चार्जेस चले जाएंगे वहां पे। और तीसरा जो भाग रहता है ना वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट इसमें रहता है। द प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड इन अ यूलिप इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे कि अभी हमने देखा, सबसे पहले क्या बताया गया है, एक्सपेंसेस।
A portion of the premium goes towards meeting the expenses of issuing the policy, like agent's commission, policy setup cost, administrative cost and statutory levies. तो देखिए, समझ गए आप क्या है कि जो पहला भाग है उसमें क्या है, जितने भी जो कंपनी के खर्चे आ जाते हैं उस पॉलिसी से रिलेटेड उसमें चला जाएगा. दिस अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस. तो इस अमाउंट को पॉलिसी एलोकेशन चार्ज भी कहा जाता है. दूसरा भाग है mortality. The portion of the premium goes towards the covering the risk or providing life cover to the life insured. यानी कि mortality charge कौन सा चार्ज है कि जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाई है, यूलिप प्लान खरीदा है, उसको जो कवर प्रोवाइड करने के लिए हमें साइड में रखना पड़ेगा. और तीसरा भाग जो है वो है इन्वेस्टमेंट का. After deducting above two amounts, the remaining premium goes towards the investment on the behalf of life insured. तो तीसरा भाग कहाँ गया? इन्वेस्ट कर दिया गया उसे. The individual is given a choice of funds to select from and decide whether they want their premium to be invested. तो देखिए, इन्वेस्टमेंट में क्या फायदा रहता है कि जो इंडिविजुअल है ना, वो अपनी मनपसंद जो फंड है वो चुन सकता है और अपनी इच्छा से अपने चुने हुए फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करवा सकता है. अब देखिए, जो अलग अलग तरह के फंड्स रहते हैं जहां पर जो पॉलिसी होल्डर है अपने पैसे को इन्वेस्ट करवा सकता है अपनी इच्छा से, 4 प्रकार के हैं. इक्विटी फंड है, डेब्ट फंड है, बैलेंस्ड फंड है और जो चौथा है वो है मनी मार्केट फंड. अब देखिए कि जो ये यूलिप प्लान्स रहते हैं ना, इनमें एक दो फैसिलिटीज और दी जाती हैं. इन्हें कहा जाता है स्विचिंग और दूसरी को कहा जाता है रीडायरेक्शन. और देखिए क्या है ये स्विचिंग. द लाइफ इंश्योर्ड कैन ट्रांसफर देयर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम वन फंड टू अनदर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्विचिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइफ इंश्योर्ड है वो पॉलिसी टेन्योर के दौरान अपनी इन्वेस्टमेंट को एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकता है और इस फिनोमेना को स्विचिंग कहा जाता है. मान लीजिए कि पहले उसने एक फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसे लगा कि यहाँ तो मेरा पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि अपने फंड को, अपने पैसे को दूसरे फंड में ट्रांसफर करवा सकता है और इस प्रोसेस को स्विचिंग कहते हैं. और जो दूसरा प्रोसेस है वो है रीडायरेक्शन. अब इसमें क्या है, द लाइफ इंश्योर्ड ऑल्सो हैज द ऑप्शन टू इन्वेस्ट देयर न्यू प्रीमियम मनी इन द फंड अदर देन द फंड which has their existing investment. This process is known as redirection. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइफ इंश्योर्ड है वो अपने नए प्रीमियम को, देखिए उसने पहले जो प्रीमियम जमा करवाया था वो एक प्रकार के फंड में इन्वेस्टेड है. अब जो अगले वो प्रीमियम जमा करवा रहा है वो अपनी इच्छा से उसे अलग फंड में जो है इन्वेस्ट करवा सकता है. मतलब उसके जो पहले वाले प्रीमियम थे वो किसी और फंड में इन्वेस्टेड थे और जो वो नेक्स्ट करवा रहा है वो अलग फंड में इन्वेस्ट करवाना चाहता है. तो ये भी फैसिलिटी उसे दी जाती है और इस प्रोसेस को रीडायरेक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एन्युटीज की. देखिए, एन्युटी या फिर सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं पेंशन. देखिए, पेंशन की हमें जरूरत क्यों रहती है? अगर हम बहुत लंबा जीवन जिएंगे, काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किस चीज की आवश्यकता रहती है? पेंशन की. तो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट हैं उनमें पेंशन प्लान्स भी बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ही अच्छे पेंशन प्लान जो है ये कंपनीज ऑफर करती हैं. तो चलिए जानते हैं पहले तो एन्युटीज के बारे में. एन्युटीज कवर द रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग. तो देखिए, जो एन्युटी है ये कौन से रिस्क को कवर करता है? जब हम बहुत लंबा जीवन अगर जीते हैं तो उस रिस्क को कवर करती हैं एन्युटीज. दीज आर पीरियोडिक पेमेंट्स made to an individual in consideration of lump sum paid to the insurer before the commencement of annuity payment. अब देखिए ये क्या है, एन्युटी बेसिकली क्या है? ये है पीरियोडिक पेमेंट्स जो कि इंडिविजुअल को मिलेंगी. पीरियोडिक पेमेंट का मतलब क्या हो गया? हर महीने मिल सकती है आपकी इच्छा अनुसार, या तीसरे महीने, या फिर 6 महीने बाद, या फिर साल बाद. मतलब पीरियोडिक पेमेंट होंगी जो कि इंडिविजुअल को कंपनी के द्वारा मिलेंगी. पर उस इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा? वो एक लमसम अमाउंट इंश्योरर के पास जमा करवा देगा और उसके बाद उसे जो है
पेंशन जो है वो पीरियोडिकली मिलनी शुरू हो जाएगी। एन्युटीज वर्क इन द रिवर्स वे एज कंपेयर टू इंश्योरेंस। देखिए जो एन्युटी है ना वो इंश्योरेंस से उल्टे वे में काम करता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा पहले जमा करवाते रहते हैं और फिर बाद में इकट्ठा पैसा ले लेते हैं, जबकि एन्युटी में क्या होता है, जो प्योर एन्युटी है, हम इकट्ठा पैसा पहले जमा करवा देते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो एन्युटी के रूप में लेते रहते हैं। तो इस प्रकार जो एन्युटी है वो इंश्योरेंस से उल्टे वे में काम करती है। अब हम एन्युटी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए जो एन्युटीज रहती हैं ये दो तरह की होती है, एक होती है इमीडिएट एन्युटी और एक होती है डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी का मतलब है कि इसमें पेमेंट हमने लमसम कर दी और उस पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट मंथ से ही हमें जो पेंशन है या एन्युटी है वो मिलनी शुरू हो जाती है, यानी कि इमीडिएटली मिलनी शुरू हो जाती है। जबकि जो डेफर्ड एन्युटी रहती है इसमें क्या है कि इसमें जो पेमेंट है या तो हम करेंगे रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे। मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरह के प्लान है कि हम अर्ली एज में ही अपनी पेंशन प्लान करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, जब हम जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी 30 या 35 साल की एज है, तो हमने एन्युटी प्लान ले लिया। मान लीजिए कि मैंने 30 साल की एज में एक प्लान ले लिया है, डेफर्ड एन्युटी प्लान। इसमें क्या है, मैं 20 साल तक इसकी पेमेंट करती रहूंगी इंस्टॉलमेंट्स में, और जब मेरी उम्र 50 साल की हो जाएगी तो मुझे जो है पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या रहा, 20 साल का एक टाइम पीरियड रहा है ना। तो इस टाइम पीरियड को, इस टाइम गैप को क्या कहा जाता है, डेफर्ड पीरियड कहा जाता है। तो डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है कि जो पेमेंट मिलनी शुरू होती है या पेंशन मिलनी शुरू होती है वो एट द सेम टाइम नहीं शुरू हो जाती, एक डेफरमेंट पीरियड के बाद मिलनी शुरू होती है। और ये जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट में भी इसमें हम पेमेंट दे सकते हैं, और कुछ प्लान ऐसे रहते हैं कि जिसमें हमने इकट्ठा पैसा लमसम में दे दिया और 5 साल बाद या 10 साल बाद, प्लान टू प्लान वेरी करेगा, तो वो हमें मतलब 5 या 10 साल या 15 साल बाद जो उसकी एन्युटी है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये समझ आया कि जो एन्युटी है ना ये दो तरह की है, एक तो है इमीडिएट एन्युटी और एक है डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट में क्या होगा कि पैसा जमा करवाने के एकदम बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है कि कुछ समय बाद जो है इसकी पेंशन मिलनी शुरू होती है, उसे डेफर्ड एन्युटी कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी रहती है एन्युटी की, देखिए वो मंथली भी हो सकती है, मतलब आप हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं तो हर महीने मिल सकती है, क्वार्टरली बेस पर भी हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, या फिर ईयरली मोड में भी ये हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप पॉलिसीज की। अब देखिए जिसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसी पॉलिसीज जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कुछ लोग इकट्ठा हो हैं और उनके इकट्ठे लोगों की पॉलिसी की जाए, तो उसे हम ग्रुप पॉलिसीज कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये। ग्रुप पॉलिसी ऑफर बेनिफिट्स टू लार्ज नंबर ऑफ पर्संस थ्रू वन पॉलिसी, यानी कि एक पॉलिसी आपने कर दी जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा शामिल हैं। दिस सिंगल पॉलिसी कवरिंग द मल्टीपल पीपल इज नोन एज मास्टर पॉलिसी। और देखिए ये ऐसी पॉलिसी है, सिंगल है और जो ज्यादा लोगों को कवरेज प्रोवाइड कर रही है, तो इसे हम मास्टर पॉलिसी भी कहते हैं। इट इज इशूड इन द फेवर ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ बेनिफिशियरीज। देखिए ये किसे इशू की जाती है, मतलब एक कोई व्यक्ति है उसके फेवर में इसे इशू किया जाएगा, इस मास्टर पॉलिसी को या ग्रुप पॉलिसी को, और वो जो व्यक्ति है वो ग्रुप ऑफ बेनिफिशियरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो व्यक्ति क्या है, वो एक कंपनी का मेन हेड भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां का वो सीईओ हो सकता है। तो वो जो व्यक्ति है उस ग्रुप, जिस ग्रुप को हमने इंश्योरेंस दी है ना, उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो ग्रुप पॉलिसी है ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल को कवरेज प्रोवाइड कर रही है। ग्रुप ऑफ पॉलिसीज कैन बी इशू टू। अब हम यहाँ जानेंगे कि किसे किसे ये इशू की जा सकती है। सबसे पहले दिया गया है एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटिंग कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोई भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर है उसे इशू की जा सकती है, और वो किसे कवर कर लेगा, अपनी कंपनी के जो जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें कवर कर लेगा। प्रोफेशनल एसोसिएशंस रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप सच एज अ एसोसिएशन ऑफ लॉयर। तो कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन हो जाएगी,
और वो एक पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे दिया गया है कि एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, मतलब पूरा लॉयर्स की एसोसिएशन है, तो उस पूरे के पूरे इकट्ठे ग्रुप को जो है ग्रुप पॉलिसी दे दी गई। ट्रेड यूनियंस हो गई, बैंक्स फॉर देयर लोन अकाउंट होल्डर्स, then any other professional organization representing a group of people brought together for a common objective। तो आपने यहाँ ये ध्यान रखना है कि ग्रुप पॉलिसी जो है किसी भी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप है उसे दी जा सकती है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि लीगल वे में एक दूसरे से कनेक्टेड है उसे ये दी जा सकती है। ये नहीं हम कह सकते कि 4-5 दोस्त इकट्ठे हो गए कि चलो हम ग्रुप पॉलिसी करवा लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक लीगल वे में एक दूसरे से कनेक्टेड है उसे ग्रुप पॉलिसी जो है वो मिल सकती है, इशू की जा सकती है। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। लिविंग टू लॉन्ग इज अ ब्लेसिंग। बहुत लंबा जीवन जीना एक आशीर्वाद है। लिविंग टू लॉन्ग इज रिस्क। बहुत लंबा जीवन जीना एक खतरा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और लास्ट ऑप्शन कह रही है बोथ द अबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो देखिए अगर हम एक लंबा जीवन जीते हैं तो ये आशीर्वाद तो है ही, और साथ ही साथ ये एक रिस्क भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन द केस ऑफ यूलिप, which fund invests a major portion of its funds in the government bonds and securities। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम यूलिप की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रहते हैं, कौन सा ऐसा फंड है जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा अपना पोर्शन जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो ऑप्शंस हैं बैलेंस्ड फंड, मनी मार्केट फंड, डेप्ट फंड और इक्विटी फंड्स। तो देखिए जो डेप्ट फंड रहते हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। इन विच टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एन्यूटेंट मेक अ लम सम पेमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट्स पेइंग एन्युटीज सून आफ्टर द पॉलिसी कमेंसेस। तो आपको बताना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है जहां पर जो एन्यूटेंट है, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है, वो एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवा देता है और इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे साथ ही साथ एन्यूटीज देना शुरू कर देती है। तो ऑप्शंस हैं इमीडिएट एन्यूटी, डेफर्ड एन्यूटी, लमसम एन्यूटी एंड एनी ऑफ द अबव। तो देखिए जहां पर पॉलिसी स्टार्ट होने के कमेंस होने के साथ ही साथ एन्यूटी शुरू हो जाती है उसे हम इमीडिएट एन्यूटी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Raj has taken a life insurance policy for a sum assured of 25 lakhs for 25 years। तो देखिए यहाँ राज है जिन्होंने 25 लाख के सम assured पर एक पॉलिसी खरीदी है 25 साल के टर्म के लिए। The policy term specifies that the policy amount will be paid only if Raj doesn't survive the tenure of the policy। Which type of the policy has Raj taken? देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राज ने 25 लाख के सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी ली है 25 साल की टर्म के लिए, और पॉलिसी की टर्म्स ये कहती हैं कि जो पॉलिसी का अमाउंट है वो तभी मिलेगा अगर जो राज है वो पॉलिसी टेन्योर के दौरान सरवाइव नहीं करता है। विच टाइप ऑफ पॉलिसी हैज ही टेकन? तो ऑप्शंस हैं प्योर एंडोमेंट पॉलिसी, टर्म अश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट अश्योरेंस पॉलिसी एंड नन ऑफ अबव। तो देखिए जो राज है, अगर ये जो पेमेंट है वो तभी मिलेगी इन्हें या इनके नॉमिनी को अगर ये इस टेन्योर के दौरान सरवाइव नहीं करते हैं। तो देखिए ये होगा हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि देखिए हमने बात की कि जो टर्म पॉलिसीज रहती हैं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती हैं, इनमें सिर्फ डेथ बेनिफिट रहता है, सर्वाइवल बेनिफिट नहीं रहता है। तो जो भी व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीदता है, अगर पॉलिसी टेन्योर के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है, डेथ बेनिफिट मिलता है।
पर अगर वो व्यक्ति सही रहता है तो उसके नॉमिनी को या उसे कुछ भी नहीं मिलता है, तो टर्म इंश्योरेंस इसका राइट आंसर आ जाएगा। इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योरिटी बेनिफिट इज ऑल्सो नोन एज, देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी में मेच्योरिटी बेनिफिट को और क्या कहा जाता है? डेथ बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट, डेथ कवर या फिर नन ऑफ अबव। तो देखिए मेच्योरिटी बेनिफिट का दूसरा नाम है सर्वाइवल बेनिफिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Rajesh has bought a money back policy with a sum assured of 2 lakh for a tenure of 20 years. The policy specifies a payment of 20% of the sum assured every 5 years and 40% on the maturity of the policy. If the Rajesh dies anytime during the policy term, then the insurance company, along with the payment made till that date, will pay the sum assured of 2 lakhs and the policy will be closed. The money back policy bought by the Rajesh is the combination of which of the below plans. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है। ये कहते हैं कि राजेश ने एक मनी बैक पॉलिसी खरीदी, 2 लाख उसका सम एश्योर्ड था और 20 साल के लिए ये पॉलिसी खरीदी गई। अब पॉलिसी में ये कहा गया था कि हर 5 साल बाद उसे 20% सम एश्योर्ड का 20% मिलेगा और 40% जो है वो पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलेगा। अब देखिए कि 20 साल की अगर टर्म है तो पहला मनी बैक आएगा 5 साल में, दूसरा आ जाएगा 10 साल में और तीसरा आ जाएगा 15 साल में। और जब 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। तो देखिए 20-20-20, ये तो 3 बार उसको 20-20% सम एश्योर्ड का मिल जाएगा 5-5 साल बाद, और जो बाकी सम एश्योर्ड का बचा हुआ 40% है वो उसको मिलेगा मेच्योरिटी पर। ये कंसेप्ट है मनी बैक पॉलिसी जो कि उसने ली है। अब अगर राजेश की मृत्यु जो है वो पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके नॉमिनी को क्या देगी? एक तो जो मृत्यु जब उसकी हुई है तब तक जो पेमेंट हो गई है वो तो हो चुकी है, और उसके नॉमिनी को क्या मिल जाएगा? सम एश्योर्ड की वैल्यू जो है कितनी? 2 लाख रुपए, और पॉलिसी हो जाएगी बंद। तो आपको बताना है कि जो पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी राजेश ने ली है वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है। तो ऑप्शंस है 4 pure endowment plans, 5, 10, 15, 20 years and 1 term assurance plan of 20 years. 4 endowment assurance plans, 5, 10, 15 and 20 years and 1 term assurance plan of 20 years. 4 term assurance plans of 5, 10, 15 and 20 years and 1 pure endowment plan of 20 years. And 4 endowment assurance plans of 5, 10, 15 and 20 years and 1 pure endowment plan of 20 years. तो देखिए जो राजेश ने पॉलिसी ली है ना, इसमें क्या है कि 4 तो प्लान्स इसमें है प्योर एंडोमेंट, जिसमें 5, 10, 15 और 20 साल में उसे जो है पेमेंट मिलेगी। और जिसमें देखिए जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 20% का जो सम एश्योर्ड है वो 5 साल में मिल जाएगा, 20% का 10 साल में, 20% का 15 साल कंप्लीट होने पे, और जो रिमेनिंग 40% बचा है वो मिल जाएगा 20वें साल कंप्लीट होने पे। और अगर मृत्यु हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान तो 2 लाख रुपया उसके नॉमिनी को और मिल जाएगा। तो देखिए 4 तो हो गए ये प्योर एंडोमेंट प्लान्स और एक हो गया टर्म एश्योरेंस प्लान 20 साल की ड्यूरेशन का। तो इस प्रकार ये जो मनी बैक पॉलिसी उसने ली है ये 5 प्लान्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। Which of the below mentioned insurance plans have least or no amount of saving elements? आपको बताना है कि जो नीचे इंश्योरेंस प्लान्स मेंशन किए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें या तो सेविंग एलिमेंट होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो ऑप्शंस हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान। तो देखिए ऐसा प्लान जिसमें सेविंग एलिमेंट नहीं होता है वो है हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टर्म इंश्योरेंस प्लान
में सेविंग एलिमेंट नहीं रहता है, इसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। और जिनमें सेविंग एलिमेंट नहीं होता है, ऐसे प्लान्स में हमें लोन भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान में सेविंग एलिमेंट नहीं है। ये मैच्योरिटी बेनिफिट भी लिखा आपको आ सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म गोल। अब देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और आपको बताना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो इनमें से क्या सबसे बेटर ऑप्शन रहेगी। बाइंग एलसीडी टीवी, एक अपने लिए एलसीडी टीवी लेना, बाइंग अ हाउस, अपने लिए घर खरीदना, वेकेशन अब्रॉड, मतलब अब्रॉड की वेकेशन पे जाना, और पोस्ट रिटायरमेंट प्रोविजन, अपनी रिटायरमेंट को पहले ही प्लान करना। तो देखिए लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे अच्छा गोल है पोस्ट रिटायरमेंट प्रोविजन, यानी कि अपनी जो रिटायरमेंट है उसे पहले ही प्रॉपर वे में प्लान करना। ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। Dash are commonly used to provide some sort of supplementary benefit or to increase an amount of death benefit provided by a policy. आपको बताना है कि उस फीचर को क्या कहा जाता है जो कि आपकी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कर देता है। एडिशनल बेनिफिट, कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट, राइडर्स या फिर ऑल ऑफ अबव। तो देखिए हर पॉलिसी में कुछ ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो कि उसकी पॉलिसी को और अच्छा बना देते हैं, उसके पॉलिसी के बेनिफिट्स को बढ़ा देते हैं, तो उसे कहा जाता है राइडर्स। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। फॉर मीटिंग द मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ वंस डॉटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट सूट्स द बेस्ट। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी बेटी की शादी में होने वाले खर्चों को मैं इंश्योरेंस से पूरा कर सकूं, तो बताइए कि कौन सा सबसे बढ़िया प्लान रहेगा उसे जो खरीदना चाहिए। ऑप्शंस है टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, होल लाइफ प्लान एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए अगर बेटी की शादी में होने वाले खर्चों को पूरा करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो सबसे सुटेबल प्लान रहेगा ना वो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स रहेंगे, क्योंकि इनका काम ही है बंदोबस्त प्लान होते हैं ये, जो हमारी लाइफ के दौरान वाले खर्चे हैं उनमें भी पैसा मिलता है और हमारे लिए भी एंड में पैसा मिल जाता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको बताना है कि नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है। तो देखिए जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें टर्म, एंडोमेंट और होल लाइफ ये तो तीनों ट्रेडिशनल प्लान्स है, तो बचा कौन सा ऑप्शन बी, यानी कि जो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं ना ये नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स है, ये ट्रेडिशनल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। Given below is the list of policies. Identify under which type of policy the claim payment is made in the form of periodic payment. अब देखिए नीचे कुछ पॉलिसीज की लिस्ट दी गई है और आपको बताना है कि वो कौन सी पॉलिसी है जिसमें जो क्लेम पेमेंट मिलती है ना वो पीरियोडिकली मिलती रहती है। अदरवाइज हम क्लेम शब्द यूज करते हैं डेथ क्लेम, है ना, पर यहाँ पर क्लेम पेमेंट मिल रही है और पीरियोडिकली मिल रही है। और कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि क्लेम पेमेंट हो रही है पर उसमें हमें कोई भी क्लेम के लिए कोई कागज नहीं भर के देना पड़ रहा है, मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ रही है। तो देखिए ऐसी पॉलिसी जहां पर क्लेम पेमेंट पीरियोडिकली मिलती रहती है ना तो उस पॉलिसी को कहते हैं हम मनी बैक पॉलिसी। और ये जो पीरियोडिकली मिलने वाला पैसा है ना इसे पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट या फिर पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम कहते हैं। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द हैपनिंग ऑफ इवेंट इज सर्टेन बट इट्स टाइमिंग इज नॉट नोन। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो नीचे दिए गए हैं जिसमें इवेंट का होना तो सर्टेन है, मतलब वो तो होकर रहेगा, निश्चित है, पर उसकी टाइमिंग के बारे में हमें नहीं पता है। ऑप्शंस है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस। तो देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस है ना इसमें क्या है कि अगर हम डेथ को मान के चलें तो डेथ जो है, मृत्यु जो है वो क्या है, वो निश्चित है, सर्टेन है, पर उसकी
टाइम के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं रहती है ना। अब हेल्थ इंश्योरेंस है या मरीन इंश्योरेंस है या मोटर इंश्योरेंस है, ये तो सारी जनरल इंश्योरेंस है। अब इसमें तो जरूरी नहीं है कि इवेंट होगा ही होगा, पर लाइफ है तो डेथ भी होनी है ना। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर इवेंट तो है सर्टेन, पर उसकी टाइमिंग के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एन्युटी वुड स्टॉप स्ट्रिक्टली विद द डेथ ऑफ एन्यूटेंट। जो एन्युटी है मतलब जो पेंशन है वो पेंशन धारक की मृत्यु के बाद एकदम रुक जाती है। एन्युटी कुड बी पेड टू द सर्वाइविंग स्पाउस इन केस ऑफ जॉइंट लाइफ एन्युटी। जो एन्युटी है वो अगर ज्वाइंट लाइफ एन्युटी के रूप में ली गई है तो एन्यूटेंट की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को वो एन्युटी या फिर जो पेंशन है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट कहा गया है बोथ आर करेक्ट, और लास्ट ऑप्शन कह रही है बोथ आर रॉन्ग। तो देखिए, अगर ज्वाइंट लाइफ एन्युटी ली गई है तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है मतलब जो जीवित उसका जीवन साथी है उसको वो एन्युटी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। व्हाट आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ डेफर्ड एन्युटी? देखिए, डेफर्ड एन्युटी जिसके बारे में हमने बात की थी, डेफर्ड एन्युटी कैसी एन्युटी होती है जो कि एकदम शुरू नहीं होती है, मतलब इमीडिएट एन्युटी तो होती है जो साथ के साथ शुरू हो जाती है, पर डेफर्ड एन्युटी में क्या रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है और उस टाइम पीरियड के बाद जो डेफर्ड एन्युटी है या फिर पेंशन मिलनी शुरू होती है। तो अब आपको बताना है कि जो डेफर्ड एन्युटी है ना उसमें दो फेजेस होते हैं, वो कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो ऑप्शन दी गई है वेटिंग एंड स्टार्टिंग फेज, लोडिंग एंड अनलोडिंग फेज, अक्यूमुलेशन एंड पे आउट फेज और कम्यूटेशन एंड कंटिन्यूएशन फेज। तो देखिए, जो दो फेजेस हैं वो है अक्यूमुलेशन एंड पे आउट फेज। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा पहले इकट्ठा होता है और उसके बाद डेफरमेंट पीरियड के बाद उसे पे कर दिया जाता है इंस्टॉलमेंट्स के रूप में। तो ऐसी एन्युटी को डेफर्ड एन्युटी कहा जाता है। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। Who bears the investment risk in case of ULIPs? आपको बताना है कि जो यूलिप है ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसके केस में जो इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है वो कौन बियर करता है? इंश्योरर, इंश्योर्ड, स्टेट या फिर IRDAI? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है ना वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इंश्योर्ड ही बियर करेगा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से पैसा जो है वो यूलिप में इन्वेस्ट किया है, अपनी इच्छा से बताया है कि मेरा पैसा जो है ये इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट किया जाए। तो अगर रिस्क है इन्वेस्टमेंट में तो वो इंश्योर्ड यानी कि जिसने पैसा लगाया है पॉलिसी होल्डर वही बियर करेगा। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ यूलिप प्रीमियम? आपको बताना है कि यूलिप प्रीमियम का इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है। तो देखिए क्या है दी गई ऑप्शंस। पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस तो यूलिप प्रीमियम का कॉम्पोनेंट रहता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रीमियम भी है, मोर्टेलिटी चार्जेस भी हैं, पर सोशल सिक्योरिटी चार्जेस इसका कॉम्पोनेंट नहीं है। ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। Which special feature of ULIP allows change from one fund to another? आपको बताना है कि यूलिप का वो स्पेशल फीचर कौन सा रहता है जिसमें आप फंड को एक मींस अपने पैसे को या फंड को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। ट्रांसफर, स्विचिंग, असाइनमेंट या फिर लोन? देखिए, ऐसे फीचर को हम स्विचिंग कहते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। Which of the below statement is correct with regard to endowment insurance plan? आपको बताना है कि एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। It has death benefit component only, it has survival benefit component only, it has both death as well as survival component, and it is similar to the term plan. देखिए, जो एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं ना उनमें दोनों बेनिफिट होते हैं, यानी कि डेथ बेनिफिट भी और सर्वाइवल बेनिफिट भी। तो इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। और आपने याद रखना है कि एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान का अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मनी बैक पॉलिसी। व्हाट डज अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेफर टू? आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अगर आप अनबंडल करते हैं तो क्या मतलब है उसका।
या फिर सिंपल शब्दों में ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या क्या पाया जाता है। ऑप्शंस है कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद द बॉन्ड्स, कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद द इक्विटी, amalgamation of protection and saving element and separation of protection and saving element। तो देखिए जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अनबंडल करते हैं तो दो चीजें होंगी उसमें, क्या क्या, प्रोटेक्शन एलिमेंट और सेविंग एलिमेंट। मतलब हमें पता चलता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, प्रोटेक्शन एलिमेंट अलग, सेविंग एलिमेंट अलग। प्रोटेक्शन एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान हमारी मृत्यु हो गई तो हमारे नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा वो तो हो गया हमारा प्रोटेक्शन एलिमेंट। और सेविंग एलिमेंट का मतलब है कि अगर हम अपनी पॉलिसी टेन्योर के दौरान ठीक ठाक रहते हैं तो हमें मेच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा सेविंग एलिमेंट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। Which of the below is an example of endowment assurance plan? Options हैं mortgage redemption insurance, credit life insurance plan, money back plan और whole life plan। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। Thanks for watching the video and best of luck.